एक बार चेक। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह आपको आज नेम रिएक्शन बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेम रिएक्शन का एक क्लास दे दो, बच्चों ने कहा था, तो मैं आपको कहूंगा कि भैया पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक साथ और नेम रिएक्शन बताना या सबसे इंपॉर्टेंट को बताना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए इसको अलग अलग पार्ट में दे रहा हूं मैं आपको। आज मैं आपको हेलो एल्केन, किसका मैं दूंगा, हेलो एल्केन और हेलो एलिन का नेम रिएक्शन दूंगा आपको, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। इसमें यह समझ लो कि आर एक्स और ए आर एक्स का इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मैं आपको बताने वाला हूं, कुछ उनके बनाने की विधियों के लिए और कुछ उनके रासायनिक गुणों से संबंधित। तो चलिए देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। तो सबसे पहले आपको बताना हो वो है कि आप जानिए कि भाई मार्कोनिकॉफ्स रूल हमने 11th में भी पढ़ा, 12th में भी पढ़ेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट कैसे है ये जरा समझेंगे। यह है योगात्मक क्रियाओं के लिए, यानी कि एडिशन रिएक्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एल्कीन ऐसे हाइड्रोकार्बन को कहते हैं जिसमें डबल बॉन्ड पाई जाती है। एल्किन दो प्रकार का, एक सममित एल्किन और एक असममित एल्किन। सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल यानी ऐसा जिसमें दोनों कार्बन पर, डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या बराबर होती है। जैसे देखें CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एक सममित एल्किन है। RCH डबल बॉन्ड CHR, ये सममित एल्किन है क्योंकि दोनों पर हाइड्रोजन की संख्या बराबर है डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर। लेकिन RCH डबल बॉन्ड CH2, इन दोनों पर देखें इसमें हाइड्रोजन एक है जबकि इसमें हाइड्रोजन दो है, तो ये असममित हो गया, समान नहीं हुआ, असमान हुआ। सो इसको असममित एल्किन कहेंगे। तो असममित एल्किन के लिए नियम बना हुआ है, वो असममित एल्किन पर ध्रुवीय अणु के योग का नियम बना हुआ है। तो यहां पर देखें, एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है। इस पर अगर किसी ध्रुवीय अणु का योग होता है, ध्रुवीय अणु मतलब जिसमें दो भाग ऐसे हों, एक भाग पॉजिटिव, दो भाग, दूसरा भाग निगेटिव, यानी पॉजिटिव निगेटिव दो पार्ट में आते हैं। जैसे HBr को मैं अगर जल में घोलूं या HBr का आयनन करूं तो H प्लस और Br माइनस में टूटेगा, Br माइनस में टूटेगा ये, यस। तो एक भाग पॉजिटिव एक भाग निगेटिव है, लेकिन यहां पर समान विखंडन होता है, तो हम कहेंगे एक H बनता है और एक Br बनता है, दोनों बनते हैं। लेकिन हाइड्रोजन की तुलना में ब्रोमीन ऋणात्मक है, विद्युत ऋणात्मक है, यस। तब बोला क्या गया है, देखें, किसी असममित एल्कीन पर ध्रुवीय अणु का योग होने पर उसका ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम है, इसमें जुड़ेगा, या तो इसमें जुड़ता है या इसमें जुड़ता, तो इसमें जुड़ेगा। तो यहां पर हम देखें क्या बनने वाला है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है बेटा, तो यहां पर ब्रेक हुआ, बॉन्ड टूटता है, तो आपको पता है वैलेंसी आती है, और जो वैलेंसी आती है तो क्या होने वाला है जरा देखें। यहां पर भी Br है, एक H है और एक Br, तो Br कहां पे जुड़ेगा, जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो Br अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड बना के जुड़ गया। H यहां पर आया, ये यहां पे जुड़ गया। तो इस तरह से हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, या CH3 CHBr और लिख सकते हैं CH3, ऐसा लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। तो यहां पर आपने क्या देखा कि वो कहां पर जुड़ने वाला है, ऋणात्मक भाग, यस। तो ऋणात्मक भाग कहां जुड़ा बेटा, मैं यहां पर फिर से दिखा देता हूं, इसको यहां पर जुड़ा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम है, इस कार्बन पर जुड़ा, बाकी दूसरी जगह पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यही है योग क्रिया। तो ये हुआ मार्कोनिकॉफ का नियम। मार्कोनिकॉफ के नियम में लिखा भी है, देख लो, पढ़ लो, क्या लिखा हुआ है। किसी असममित एल्किन पर ध्रुवीय अणु का योग होने पर ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, यस। इसका विपरीत नियम है एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम कहते हैं जिसको, हाँ जी देखते हैं। एंटी क्या बताया मैंने पहले, मार्कोनिकॉफ का नियम बताया, अब एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम बताता हूं।
ये क्या कहता है, जब परऑक्साइड उपस्थित है, जब क्या उपस्थित है, परऑक्साइड उपस्थित है, तो मार्कोनी कफ में क्या हुआ था, ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ता था जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम है। जब परऑक्साइड रहेगा ना उस जगह पे, तो वो ऋणात्मक भाग अधिक हाइड्रोजन वाले कार्बन पर जुड़ेगा। तो देखें कैसे, यहां पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr, लेकिन नहीं कुछ था तो कोई बात नहीं थी, जब है कौन है, परऑक्साइड उपस्थित है। तो परऑक्साइड उपस्थित होने पर यह Br उस कार्बन पर जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। तो इस तरह से हमारे पास हो गया CH3 CH2 डबल बॉन्ड टूटा, वैलेंसी आई। अब Br कहां जुड़ने का है, Br जुड़ेगा अधिक हाइड्रोजन वाले कार्बन पर, और ये H यहां पे जुड़ जाएगा। इस तरह से यह अभिक्रिया हुई। तो देखिए, किसी योगात्मक अभिक्रियाओं के समय हमें मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ नियम का पालन करना पड़ता है कंडीशन को देखते हुए। चले साहब, हम अगले रिएक्शन की तरफ चलते हैं। अगला क्या है हमारे पास, हुंस-डीकर बोरोडीन अभिक्रिया। हुंस-डीकर बोरोडीन अभिक्रिया में होता क्या है बच्चों, ये जरा समझेंगे। हुंस-डीकर बोरोडीन अभिक्रिया में हुंस-डीकर बोरोडीन ब्रोमीन रहेगा, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया ब्रोमीन से कराते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड यहां पर विलायक का काम करता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में ब्रोमीन घुला हुआ है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुले हुए ब्रोमीन की क्रिया सिल्वर लवण के साथ कराते हैं। तो ये देखें, RCOOAg, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है। कुछ उदाहरण देखना चाहे तो देख सकते हैं, मैं उदाहरण बता सकता हूं। इस जगह पे R की जगह चेंज कर दीजिए, CH3 COOAg, C6H5 COOAg, है ना। तो ये क्या हुआ, सिल्वर एसीटेट हुआ, ये सिल्वर बेंजोएट हुआ। नाम लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सिल्वर एसीटेट। और इसको क्या कहेंगे, सिल्वर बेंजोएट लिख सकते हैं। तो पहले इसको समझें, इसकी क्रिया किसके साथ हो रही है, ब्रोमीन के साथ हो रही है। किसकी उपस्थिति जरूरी है भाई, कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना, इसमें खुला हुआ है। तो ब्रोमीन जो है वो क्या करेगा, ये एक ब्रोमीन इस Ag को लेकर निकल जाएगा। तो क्या बना, अच्छा ये हो गया बेटा, देखो एक बार, दो ब्रोमीन में से एक ने AgBr, दूसरा ये वाला निकल जाएगा CO2, बच गया R और Br। तो क्या देखो, तो एक बन गया AgBr, दूसरा बन गया CO2, तीसरा बन गया R बचा हुआ था, Br बचा हुआ है, यह है एल्काइल ब्रोमाइड। एल्काइल ब्रोमाइड, ये लीजिए। सेम रिएक्शन आप नीचे एग्जांपल में एक कराता हूं, एक आप करा लीजिएगा ना। मैं कराता हूं रिएक्शन Br2 CCl4, थोड़ा गर्म, HBr AgBr प्लस ये निकल गया CO2, बचा इधर क्या है CH3 और इधर बचा है Br। तो क्या हुआ, CH3Br ब्रोमोमीथेन कहलाएगा। इस तरह के रिएक्शंस होते हैं, कितना आसान रिएक्शन है आप देख लीजिए, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शंस आप करके देखिए। तो यह है हुंस-डीकर अभिक्रिया। हुंस-डीकर अभिक्रिया के बाद हम पढ़ेंगे अगला रिएक्शन, वो है क्या, फिंकलस्टीन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, फिंकलस्टीन अभिक्रिया। फिंकलस्टीन अभिक्रिया क्या होती है समझे बेटा, यहां पर ना हमें एल्काइल आयोडाइड बनाने की अभिक्रिया है। एल्काइल हैलाइड से एल्काइल आयोडाइड। अब एल्काइल हैलाइड मतलब जो आयोडाइड नहीं है, एल्काइल फ्लोराइड है, एल्काइल क्लोराइड है, एल्काइल ब्रोमाइड है, उससे हमें आयोडाइड बनाना है। तो चलो देखते हैं एल्काइल आयोडाइड कैसे बनाएं। ये एक्चुअली हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है ये। तो देखें क्या,
आर एक्स की क्रिया NaI से कराते हैं। ये अल्कोहल या एसीटोन में घुला हुआ है NaI। चलिए क्या होगा, यहां पर याद रखना बेटा कि यहां पर जो X है ना, X है वो फ्लोरीन, मैं ठीक से लिख दूं, हाँ, X जो है वो फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, परंतु आयोडीन नहीं हो सकता क्योंकि आयोडीन ये है। तो इनमें से आप इनको फ्लोराइड को हटा सकते, क्लोराइड को, ब्रोमाइड को हटा सकते। फिलहाल देखिए ये Na जो है इस X को लेकर निकल गया तो क्या बना, देखो तो NaX। उधर से बचा है R, इधर से बचा है RI। देखिए ना, R बचा था, I बचा था, जुड़ गया, बस यही कहानी है। तो एल्काइल आयोडाइड बन गया, आयोडो एल्केन बन गया। ये लीजिए, तो ये आयोडो एल्केन बन गया। अब देखो क्या होने वाला है आगे, उदाहरण देख लो, एक आते उदाहरण, जैसे मान लेता हूं मैं CH3Cl ले लिया और रिएक्शन करा रहा हूं NaI से, एसीटोन। चलिए अब रिएक्शन क्या, Na जो है Cl को लेकर निकल गया, सीधा सा मतलब है NaCl बन गया। इधर क्या बचा है, CH3 बचा है, इधर क्या बचा, I बचा है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो बन गया CH3I। तो क्या कहलाएगा, आयोडोमेथन। इस तरह से रिएक्शन होते हैं। आप और भी एग्जाम्पल लगा के बना लीजिएगा। ये पहला एग्जाम्पल, मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको दे देता हूं, आप बनाइएगा। C2H5Br की क्रिया NaI से करा लीजिएगा। ठीक है, तो आप चेंज कर सकते हो, आप समझ सकते हो कि R का मतलब आप क्या ले सकते हो। R की जगह पे आप ले सकते हो CH3, C2H5, C3H7, और यहां पर R में आप एरोमेटिक भी ले सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी इसी फिंकलस्टीन रिएक्शन में आएगा। फिंकलस्टीन अभिक्रिया के बाद मैं आपको बताऊंगा स्वार्ट्ज रिएक्शन, बिल्कुल इसी तरह का रिएक्शन है, बस उसमें हमने अलग है, NaI की जगह यहां पर AgF होगा। स्वार्ट्ज अभिक्रिया में AgF होगा, ध्यान रखें क्या होगा, AgF होगा। तो देखें RX की क्रिया कराया जा रहा है AgF के साथ, यानी सिल्वर फ्लोराइड के साथ। इस जगह पर होता क्या है, याद रखना एक और बात, यहां X जो है ना, यहां पर X जो है वो F छोड़ करके क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है, मतलब F है तो नहीं लेंगे फ्लोरीन, सीधी सी बात है। तो ये Ag और X निकल करके बन जाएगा AgX, और आप समझ रहे हो इधर F बचा है, उधर R बचा है, RF, यानी बनता है फ्लोरो एल्केन। फ्लोरो एल्केन बन गया। उदाहरण देख लेते हैं, चलिए एग्जाम्पल, CH3Cl की क्रिया AgF से कराता हूं तो क्या मिला, आप समझ सकते हैं, AgCl बन गया, और क्या बच गया, CH3F जुड़ गया, CH3 बचा था, F के साथ जुड़ गया, ये क्या बन गया, फ्लोरो मीथेन बन गया। इस तरह से रिएक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमने देखा। अब अगला रिएक्शन की तरफ चलते हैं, वो रिएक्शन क्या होगा जरा समझें। वुड्स अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया को पहले समझते हैं क्या है। वुड्स अभिक्रिया बेटा एल्काइल हैलाइड की सोडियम धातु से रिएक्शन होता है, बिल्कुल सामान्य सी बात है। वुड्स, फ्रैंकलैंड, ग्रिग्नार्ड, ये सारी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं वुड्स अभिक्रिया बता रहा हूं। वुड्स अभिक्रिया के साथ कुछ और नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वुड्स, वुड्स फिटिक, मैंने वुड्स फिटिक, और अगला है फिटिक। इस तरह 3 रिएक्शन को मैं एक साथ यहां पर बताने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान रिएक्शन है। चलो, वुड्स अभिक्रिया में क्या बताना है मेरे को, ध्यान रखना, एल्काइल हैलाइड की क्रिया RX की क्रिया सोडियम धातु, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराते हैं। तो देखें, RX की क्रिया सोडियम धातु से कराएंगे ड्राई ईथर की उपस्थिति में। ये लीजिए, बहुत आसान सी बात है, X का मतलब जानते हो और R का मतलब भी जानते हो। तो देखें,
NaX के साथ मिलकर के बनाया NaX, निकल गया। अब बोलेंगे क्या बचा है? बचा है भैया आपके पास R, और R बचा है मतलब R अपनी संयोजकताओं के साथ बचा हुआ है, ये संयोजकता बची हुई है, R का बॉन्ड टूटा अलग हो गया। R सोच रहा है अब मैं क्या करूं, क्योंकि संयोजकताएं जब किसी से निकलता है तो वो जुड़ना चाहता है कहीं से। अब तो दो R की जो है आपस में जुड़ जाएंगे, ये R एक और, क्योंकि ऐसे तो क्रिया हजारों बार होगा और हर बार एक R बनेगा, और जहां दो रिएक्शन हुआ उसमें से एक एक R आपस में आके जुड़ जाएगा, तो ये हुआ। अब बताओ 2 R है, यहां पर 1 है, मैंने 2 कर दिया तो ये बार 2 बार हो गया। X 2 हो गया, X इधर भी 2 करना पड़ेगा, 2 हो गया। सोडियम 2 हो गया, मुझे ये सरणों को इसको भी 2 बार करना पड़ेगा, ये क्रिया होगी। उदाहरण एक आध ले लें, चलिए चलते हैं। CH3 मैंने Cl लिया, Na से रिएक्शन कराया, क्या होगा? किसकी उपस्थिति में? ड्राई ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन है। तो बताओ Na जो है Cl के साथ मिलकर के बन गया NaCl प्लस NaCl बना, CH3 बच गया। अब CH के बारे में जानते हो भैया कि ये ऐसा जुड़ा हुआ था, ये लीजिए कार्बन की संयोजकता 4 होती तो 3 के साथ H, ये लीजिए एक एक संयोजकता ये जुड़ा हुआ है। अब Cl तो निकल गया, जब Cl निकला तो उसकी संयोजकता भी तो बच गई ना, जैसे मैंने वहां पे बताया था R की जगह पे। तो ऐसे ही तो Cl निकल गया इनके साथ, अब बच गया CH3, तो ऐसे ही 2 CH3 आपस मिलकर के बन जाएगा CH3 CH3। इसको आप लिख सकते हो C2H6, तुम्हारी मर्जी, नीचे लिख देता हूं, या C2H6। तो होता है क्या है बेटा इसमें कि सोडियम की संयोजकता 1 होने की वजह से एक ही क्लोरीन ले पाता है वो, तो 2 बार 2 बार 2 बार, तो इस तरह से ईथेन बना। आप ऐसे ही वुड्स रिएक्शन में आप देखेंगे, वुड्स रिएक्शन में सोडियम धातु से एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं तो एल्केन बनता है। जो एल्केन बन रहा है ना, इसमें जो कार्बन था उसके जस्ट दुगुना हो रहा है इस जगह पे, आप देख रहे हैं। इसी वजह से जो भी बनेगा उस जगह पर आप एक महत्वपूर्ण चीज देखेंगे कि कार्बन की संख्या सम संख्या में होगी, विषम संख्या में नहीं होगी। अगर यहां पर मैं C2H5 लेता हूं यानी कि 2 कार्बन वाला, तो 2 दूनी 4 कार्बन वाला बन जाएगा। 1 कार्बन वाला तो 2 बना, 2 कार्बन वाला लूंगा तो 4, 3 कार्बन वाला लूंगा तो 6 कार्बन वाला एल्केन बनेगा। यानी कि यहां पर बनने वाला जो एल्केन बनता है उसमें कार्बन की संख्या सम संख्या में होती है। बात क्लियर हो गई। अब वुड्स हो गया। अब एक और नाम आपको बताना चाहूंगा यहीं पे, वुड्स फिटिक। ये सभी वुड्स अभिक्रिया के लिए है। अगला नाम आता है वुड्स फिटिक। रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन क्या होगा? वुड्स मतलब नॉर्मल एल्काइल हैलाइड RX, और फिटिक में क्या होगा? फिटिक में होगा एरोमेटिक हैलाइड ARX। क्रिया वुड्स है मतलब सोडियम धातु से रिएक्शन होगा। सोडियम धातु 2 सोडियम, ड्राई ईथर की उपस्थिति ही रहेगी। तो यहां पर 2 सोडियम, एक सोडियम इस X को ले लिया, एक सोडियम इस X को ले लिया, तो 2 NaX बन गया। अब हमारे पास बचा क्या है बेटा? R बचा है और AR बचा है, तो RAR इस तरह से जुड़ जाते हैं। अब आपके दिमाग में चल रहा सर R क्या है? तो R है CH3 यानी एलिफेटिक हैलाइड। CH3X ले लेता हूं, चलिए Cl ले लेता हूं। और ये AR क्या है? एरोमेटिक यानी बेंजीन रिंग, C6H5Cl। अब इसकी अभिक्रिया 2 सोडियम धातु से, तो इस तरह से कंडीशन, इसके साथ गर्म भी कर देते हैं। चलिए, तो ये दोनों क्लोरीन 2 सोडियम के साथ निकल गया NaCl बन करके, एक तरफ बचा CH3, एक तरफ बचा C6H5। मैं यहां पर लिख देता हूं C6H5CH3, आगे पीछे लिख सकते हो। तो ये बन गया आपका। तो ऐसे आप ऐसे लिखना चाहते हो तो C6H5 को आप रिंग बना करके भी लिख सकते हो, तो इस टॉल्यूइन बन गया। अब एक और नाम आता है फिटिक रिएक्शन। ये सब इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना, सिर्फ वुड्स के साथ। तो यहां पर भी वही काम होगा, बस दोनों एरोमेटिक होगा। जैसे ArCl प्लस ArCl
सोडियम धातु, 2 अणुएं, दोनों क्लोरीन को लेकर के निकल गया। अच्छा, यहां पर ड्राई ईथर यहां भी होगा, याद रखना। और क्या हो गया, 2 NaCl निकल गया, प्लस बच गया AR डाइफेनिल। अब यहां पर मैं इसके जगह पे ऐसे लिख दूं, Cl AR का मतलब ये C6H5Cl क्लोरोबेंजीन प्लस क्लोरोबेंजीन, 2 अणुएं, प्लस 2 NaCl। या तो 2 ऐसे करके लिख दूं या अलग अलग करके लिख दूं, एक ही मतलब होगा। बच क्या गया, NaCl बन गया, और हमारे पास ये बेंजीन का रिंग जो है आपस में जुड़ गए, इस तरह से डाइफेनिल संरचना बन गई, इसको कहेंगे डाइफेनिल। तो ये है, देख ले, वुड्स सोडियम से रिलेट कर रहा है, ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इनमें से कोई एक अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है, यानी एक ही पेज में दिख रहा है सारी चीजें, बस अंतर आएगा किस चीज का, ध्यान रखिएगा। हम लिखते समय भी लिख सकते हैं, जैसे वुड्स अभिक्रिया क्या है, तो लिख सकते हैं ड्राई ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ एलिफेटिक हैलाइड और एरोमेटिक हैलाइड की क्रिया कराने पर हमें एलिफेटिक एरोमेटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एलिफेटिक प्रतिस्थापी कंपाउंड प्राप्त होता है, जैसे भी लिखा। अब चलते हैं आगे, वहां पर दोनों एरोमेटिक होगा, है ना। अब देखें यहां पर सोडियम धातु के बाद आता है जिंक धातु। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जब जिंक धातु से होता है तो यहां पर भी एल्केन ही प्राप्त होता है, लेकिन जिंक की संयोजकता 2 होती है, यह याद रखना पड़ेगा। इसलिए एक ही जिंक 2 क्लोरीन या 2 हाइड्रोजन को एक साथ ग्रहण कर सकता है। एग्जाम्पल देखें, RX की क्रिया जिंक धातु से कराएंगे आप ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो इस स्थिति में जिंक धातु X को लेगा, तो जिंक X2 ZnX2। अब यहां पर बात आता है कि एक साथ ले लिया 2X, तो हमें 2 लेना पड़ेगा, 2 R आएगा, दोनों R आपस में जुड़ जाएगा, एल्केन बन जाएगा। उदाहरण पे ध्यान दें, एग्जाम्पल CH3Cl की क्रिया जिंक धातु से कराते हैं ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो क्या हुआ, जिंक 2 Cl को लेकर के बनाएगा, ZnCl2 बन गया। अब बच क्या गया आपके पास, 2 बार होना चाहिए, तो 2 CH3, दोनों CH3 आपस में जुड़ गया। चाहे तो CH3 जोड़ सकते हो, लिख सकते हो, या C2H6 भी लिख सकते हो। यहां पर भी जो एल्केन प्राप्त होगा उसमें कार्बन की संख्या सम संख्या में होगी, जैसे कि वुड्स अभिक्रिया में होती थी। अब आगे चलें, हमारे पास आता है मैग्नीशियम धातु से रिएक्शन, और वो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाना या ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड की मैग्नीशियम धातु से रिएक्शन कराते हैं, तो क्या होगा जरा देखें। एल्काइल हैलाइड की मैग्नीशियम धातु से रिएक्शन कराएं, RX की क्रिया Mg के साथ कराते हैं, और देखिए यहां पर भी ड्राई ईथर लेंगे, क्योंकि ड्राई ईथर में एल्काइल हैलाइड घुलनशील है, यानी कि ये इसका विलायक है, ये विलायक है इसका। चलिए R, अब Mg के साथ क्या होगा, Mg की संयोजकता 2 है, तो R के साथ Mg की एक संयोजकता के साथ R और दूसरे के साथ X जुड़ जाएगा। ये इस तरह से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण हुआ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण हुआ। अब देखो आगे उदाहरण में देख लेते हैं, चलिए एक उदाहरण लिख लेते हैं। मैं लेता हूं CH3Cl या चलो CH3Br, जो भी लेना चाहें यार, आपकी मर्जी। Mg के साथ रिएक्शन है, सेम कंडीशन है, तो Mg के एक साइड CH3 जुड़ेगा और दूसरे साइड Cl, तो ये कहलाएगा, ये भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, लेकिन कौन सा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। इस तरह से मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, गलत लिखा हुआ है,
रिएक्शन। चलो क्रिगनाट ठीक कर दिया हमने। ठीक है, चलिए अगला है हाफमैन विधि। हाफमैन अभिक्रिया क्या है? हाफमैन अभिक्रिया जो है एमीन की यानी अमोनिया की अभिक्रिया एल्काइल हैलाइड से कराते हैं तो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमाइन का निर्माण होता है। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमाइन का निर्माण होता है और फिर यहां पर एक तरह से योग हो जाती है और चतुर्थक एमाइन का अमोनियम सॉल्ट प्राप्त होता है। तो ये आप देखेंगे यहां पे। चलो देखते हैं क्या हुआ। हाफमैन विधि मैं यहां पर दिखाऊंगा, एक एग्जांपल लेकर चलता हूं। C2H5Cl की क्रिया कराता हूं। किसके साथ? अमोनिया के साथ। याद रखना बंद नली में होगा रिएक्शन, क्लोज ट्यूब, धातु की बंद नली में होगा, तापमान 100 डिग्री सेल्सियस रखना पड़ेगा। यह कंडीशन हर जगह पे अप्लाई करेंगे। एक Cl एक H निकल जाएगा, मिल करके HCl बन करके HCl ये लीजिए निकल गया। यहां पे लिखता उसकी जगह पे यहां पे लिख दो क्योंकि इधर मैं रिएक्शन को कंटिन्यू करना चाहता हूं, तो मैं यहां पर लिख दिया। बचा क्या? C2H5 बचा है, इधर से NH2 बचा है, तो ये C2H5NH2 NH2 नाइट्रो अमोनिया के एक हाइड्रोजन को किसी एल्काइल ने हटाया है तो प्राथमिक एमाइन बना, तो इस तरह से फर्स्ट डिग्री एमाइन का निर्माण हुआ। ले लीजिए। फिर बात आता है कि अगली रिएक्शन फिर होगी क्योंकि जब तक H रहेगा तब तक रिएक्शन होगा, तो ये फर्दर रिएक्शन सारे कंडीशन सेम होंगे बेटा। अगला रिएक्शन ये होगा C2H5Cl से रिएक्शन कराऊंगा, एक Cl और एक H निकल जाएगा HCl बन करके। फिर ये C2H5 अब यहां पर H की जगह जाके जुड़ जाएगा तो 2 बार हो गया, तो C2H5 2 बार हो गया NH, तो ये हो गया सेकेंडरी एमाइन। अब देखो आगे यहां पे अगला क्या होगा। यहां फिर से रिएक्शन C2H5Cl का, मैंने कहा ना जब तक H रहेगा तब तक रिएक्शन, तो H और Cl निकल जाएगा HCl बन करके। अब ये C2H5 3 बार हो गया, तो C2H5 3 बार और N, ये है टर्शरी एमाइन, तृतीयक एमाइन का निर्माण हुआ। एक मजेदार बात यह है कि हर एक नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन युग्म पाई जाती है, आप याद रखें, तो इस इलेक्ट्रॉन युग्म को आप यहां पर लिखिए, ये काम आएगा अभी हमारा। एक बार और ये योग क्रिया करने लगती है, एक बार फाइनल रिएक्शन और होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो काम करता है इस जगह पे, वो क्या? C2H5Cl एक बार और आएगा, तो क्या C2H5 3 बार है, एक 4 बार, तो C2H5 अब 4 बार हो गया और नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को चला जाएगा, तो नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज और क्लोरीन पर माइनस चार्ज आ जाएगा। तो यह है 4 डिग्री एमाइन का अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम लवण। इस तरह से अमोनियम सॉल्ट का निर्माण होता है। तो यह अभिक्रिया पूरी तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। इसको अमोनोलाइसिस भी कहते हैं। या इसको हम अमोनी अपघटन भी कहते हैं। इन बातों को आप याद रखिए। एल्किल हैलाइड का अमोनी अपघटन, इस तरह की नाम से भी एक प्रश्न आ सकता है। इसको हाफमैन विधि भी कहते हैं, हाफमैन मेथड भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए अब कार्बिलेमिन अभिक्रिया सुपर इंपॉर्टेंट रिएक्शन में आता है। कार्बिलेमिन रिएक्शन ये क्या है जरा देखें।
कार्बिल एमीन अभिक्रिया एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों तरह के प्राथमिक एमीन में देखने को मिलता है। और ये कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से संबंधित है, यानी हैलोएल्केन से भी संबंधित है, और ये नाइट्रोजन यानी एमाइन वाला चैप्टर से भी संबंधित है। तो ये दो चैप्टर से संबंधित, एक तो हैलोएल्केन वाला चैप्टर जिसको क्लोरोफॉर्म आता है इसलिए, और दूसरा ये संबंधित है, क्या बोला मैंने हाँ, दूसरा मैंने कहा ये संबंधित है आपका एमीन से। चलो स्टार्ट करते हैं रिएक्शंस। कार्बिल एमीन अभिक्रिया होता है प्राथमिक एमीन पर RNH2, कोई सा भी प्राथमिक एमीन ले लें, फर्स्ट डिग्री एमाइन। जैसे उदाहरण में ले लें, एग्जाम्पल आप ले सकते हैं C2H5NH2, इसके साथ रिएक्शन करा के देखिएगा। C6H5NH2, इनसे रिएक्शन करा के देखिएगा। क्लोरोफॉर्म CHCl3, यह कहलाता है क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया है। ये प्राथमिक एमीन क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करता है, उस समय फिर हमारी रिएक्शन कराएंगे KOH के साथ। बिल्कुल आसान सा रिएक्शन, आप समझने की कोशिश बस करिए। ये तीन चीजों को एक साथ रख लीजिए, फिर अपने आप समझ में आएगा कि क्या बनने वाला है। पहली बात समझें कि क्लोरोफॉर्म में बेटा 3 बार क्लोरीन है, तो हमें 3 बार KOH लेने पड़ेंगे। तीनों KOH इसके साथ रिएक्शन करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि तीनों क्लोरीन को लेकर के 3 क्लोरीन और 3 KOH के निकल जाएगा, तो बन जाएगा 3 टाइम्स KOH, 3 टाइम्स KCl। ये निकल गया, ये हो गया। दूसरा देखें, यहां पर 2 H है, यहां पर 1 H है, तो 3 H हो गया, और तीनों H तीनों OH के साथ मिल जाएगा। 1 H 1 OH 1 पानी का अणु बनाता है, तो 3 OH 3 H 3 पानी के अणु बनाएगा। 3 बार 3 अणु में बना लेता है पानी का। ये भी निकल गया। फाइनल जो बचा है उसको ध्यान से देखिए। बचा क्या है? R बचा है, N बचा है, और इधर से बचा है C। तो हमारे पास बचा है RN और हमारे पास बचा है C। ये दोनों मिलकर के बना लेगा RNC, कार्बिल एमीन। इस तरह से एक दुर्गंध युक्त विषैला पदार्थ कार्बिल एमीन का निर्माण होता है। इसको आइसोसाइनाइड भी कहते हैं, एल्काइल आइसोसाइनाइड। या इसको हम कहते हैं कार्बिल एमीन, एल्केन कार्बिल एमीन। एल्केन कार्बिल एमीन भी कहते हैं। बात समझ में आया होगा? तो ये है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। अब इसको इनके साथ भी कराओ, इसके साथ भी कराओ, इसमें क्या बनेगा फाइनल में? C2H5NC, C6H5NC। इस तरह से यह अभिक्रिया पूर्ण होगा। तो आप करके देखिए, मजा आएगा। तो यह है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसके बाद हम रिएक्शन देखते हैं रिमर-टिमैन अभिक्रिया। यह भी बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है। रिमर-टिमैन अभिक्रिया में हम देखें क्या होता है। रिमर-टिमैन अभिक्रिया में एक महत्वपूर्ण चीज होती है, वो है फिनॉल क्लोरोफॉर्म और क्षार की क्रिया से सैलिसल्डिहाइड बनता है। देखो फिनॉल, ये फिनॉल है बेटा, ये फिनॉल है। दूसरा है क्लोरोफॉर्म CHCl3 और क्षार। आप जानते हो मैंने KOH, यहां से Cl को हटाने के लिए मैंने KOH लिया, तो यहां पर भी मैं 3 KOH ले लेता हूं। बोले सर क्यों 3 KOH ले रहा हूं? क्योंकि तीनों Cl को हटाना है मुझे, एक को थोड़ी हटाना है। तो ये तीनों Cl, ये तीनों की तीनों Cl को लेकर के निकल गया ये। चलिए इस तरह से मैं लगा देता हूं ताकि आपको समझ में आए। आप 3 KOH लिख सकते हो, आपकी मर्जी। तो क्या बन गया? 3 टाइम्स KCl का निर्माण हो गया। अब दूसरी बात है, इसमें फिनॉल का जो इस पोजीशन में जो H रहता है ना, जो दिख नहीं रहा था, वो H इसमें रिएक्शन में भाग लेती है। तो कैसे होगा जरा देखें। ये वाला H1, ये वाला H1 और ये दोनों H इस जगह के 2 OH से रिएक्शन करेगा। तो क्या हुआ? 1 H 1 OH पानी बनता है, तो 2 OH 2 H यानी 2 पानी के अणु बन गया। इस तरह से 2 जल के अणुओं का निर्माण हुआ।
अब बचा क्या है, ये पूरा रिंग बचा हुआ है, मैं वहां पर बनाता हूं, देखिए कह लीजिए पूरा रिंग बचा हुआ है, और क्या बचा हुआ है, देखें रिंग बचा हुआ है और यहां पर एक C बचा हुआ है और यहां पर एक O और एक H बचा हुआ है। तो इसका मतलब है C O और H, C है, O है, H है, सॉरी C है, O है, H है, इसका एक क्रियात्मक समूह बनाओगे तो बन जाता है C डबल बॉन्ड OH, यानी कि CHO। तो ये बन गया CHO, तो यहां पर जुड़ जाएगा वो CHO इस तरह से। ये कहलाता है सैलिसल्डिहाइड, ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड का निर्माण हो गया। इस तरह से सैलिसल्डिहाइड का निर्माण हो गया। अगर आप कार्बन टेट्राक्लोराइड लेते हो तो सैलिसिलिक एसिड का निर्माण होता है रिमर-टिमेन अभिक्रिया में, वो भी कर सकते हैं, वो भी दिखा देता हूं आपको। चलो, ये भी एक अभिक्रिया है और ये भी रिमर-टिमेन अभिक्रिया जो मैं भी बता रहा हूं। OH बेंजीन रिंग यानी कि फिनॉल, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये क्या चीज है बेटा, क्लोरोफॉर्म है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म। लिख देता हूं नाम, बेहोश करने वाली पदार्थ। ये KOH 4 बार लगेगा, मैं अलग अलग करके लिखता हूं वैसे जैसे उस टाइम लिखा था। KOH KOH KOH, ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर 4 बार Cl है, ये चारों Cl को लेकर के निकल गया कौन, K, तो इस तरह से 4 KCl का निर्माण होगा, 4 KCl का निर्माण हुआ। अब आपको बताया था मैं इस जगह पर H है, ये वाला H अब क्या करेगा, इसके साथ पानी बन गया। H बहुत सारे दिख रहे हैं, तो एक और OH, ये वाला OH, इसके देखो ये वाला OH और इसके एक H, ये भी रिएक्शन करके बन गया, एक पानी ये हो गया, दूसरा पानी ये हो गया, यहां पर 2 जल के अणुओं का निर्माण हुआ। अब बचा क्या है, देखो ये पूरी बेंजीन रिंग बची हुई, फिनॉल वाला रिंग बचा हुआ है, C बचा है, O बचा है, O बचा है, H बचा है। तो देखें रिंग यानी फिनॉल, और इस जगह पर C बचा था, O बचा था, O बचा था, H, यानी कि इस तरह से जो यौगिक है इसको कहा जाता है सैलिसिलिक एसिड, ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड या ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड। इस तरह से सैलिसिलिक अम्ल का सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण हुआ। ऑर्थो पोजिशन पे है तो ऑर्थो, पैरा पोजिशन पे तो पैरा, ये बात समझे। इस तरह से रिमर-टिमेन अभिक्रिया होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने कई बार सुना होगा। यह है रिमर-टिमेन अभिक्रिया। फिर उसके बाद हम लोग देख सकते थे क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म अभिक्रिया, इसको मैंने कई बार बताया, तो आप उसको अलग से बता दूंगा मैं आपको। क्लोरीटोन बनाना, इसी तरह से सैंडमेयर अभिक्रिया और विलियमसन संश्लेषण, इन सारी अभिक्रियाओं को मैं अलग से दूंगा क्योंकि ऐसे में क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। वर्षा एक बार चेक करो तो कितना लंबा हो चुका है हमारी क्लास, 40 मिनट से ऊपर नहीं होनी चाहिए टाइम। उसको क्लिक करो ना, उसको क्लिक करो ना, अरे पीछे वाला क्लिक करो ना भाई, हाँ दिख रहा होगा, हाँ ठीक है। तो आज 40 मिनट का टाइम हो चुका है, तो अगला रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं नेक्स्ट क्लास में आपको देने वाला हूं। तो आप ज़रूर इतने रिएक्शन को पूरा प्रैक्टिस कर लो, फिर मुझे आप मैसेज करो, फिर मैं अगला क्लास बनाऊंगा, अगला रिएक्शन नेम रिएक्शन की क्लास बनाऊंगा। तो बेटा ये कोई भी रिएक्शन छोड़ने लायक नहीं है आपके एग्जाम के लिए, सबको याद रखना होगा, सारे नेम रिएक्शन याद रखने पड़ेंगे। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।